नमस्कार मित्रों। समय जब बदलता है तो बहुत कुछ बदल जाता है। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी आज दुर्दांत आतंक का प्रतीक नहीं रही। एक समय था कि चंबल घाटी के नाम से ही लोग सिहर उठते थे और कोई भी व्यक्ति उस तरफ जाने से पहले या उस रास्ते से या घाटी के रास्ते गुज़र कर कहीं और पहुंचने के लिए भी 10 बार सोचता था कि इस रास्ते पर जाया भी जाए कि ना जाया जाए। और मित्रों, क्यों थी ये घाटी कुख्यात? जाहिर है, आप सबको मालूम है कि डाकुओं का आतंक स्वतंत्र भारत से जो पहले दशक थे, 4-5 दशक, उन दशकों में इतना ज़्यादा आतंक था कि कोई भी व्यक्ति उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस क्षेत्र में अगर विकास कार्य नहीं हो पाया था तो उसका भी कारण एक ही था कि आतंक डाकुओं का इतना था कि डाकुओं को लगता था कि ये हमारी पनाह गाह है, ये हमारी शरण स्थली है। इस घाटी में आकर कोई भी पुलिस बल या कोई भी दूसरी ताकत जो है सशस्त्र बलों की, वो हमें घेर नहीं सकती, वो हमारा विनाश नहीं कर सकती। बहरहाल, चर्चा चली है तो मैं आपको ये बता दूं कि इस देश में बहुत सारे डाकू ऐसे भी हुए हैं जो आइकॉन बन गए, जो नायक बन गए, जिनके बारे में लोक गीतों में चर्चा होने लगी। और कुछ एक को मीडिया ने, तत्कालीन मीडिया ने रॉबिन हुड का भी खिताब दे डाला कि ये व्यक्ति तो ऐसे हैं जो अमीरों को लूट कर उनका सारा का सारा जो सामान है, उनकी धन दौलत, सब कुछ गरीबों और साधनहीन लोगों में बांट देते हैं। ऐसे ही लोगों में एक डाकू मान सिंह का नाम बड़े आदर के साथ आज भी चंबल घाटी में लिया जाता है। और मित्रों, उस वैली में, उस घाटी में जो इसका पुश्तैनी गांव है, उस गांव में एक मंदिर है। मंदिर तो भगवान का है, कृष्ण की मूर्ति भी है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, राम मंदिर भी साथ में सटा हुआ है, लेकिन उसके बीच में 2 मूर्तियां छोटी छोटी वो भी लगी हुई हैं और लोग वहाँ भी माथा टेकना नहीं भूलते। और वो मूर्तियाँ एक डाकू मान सिंह की है और एक उनकी पत्नी की। और वहाँ डाकू शब्द का प्रयोग नहीं है, वहाँ ठाकुर मान सिंह के रूप में उनको याद किया जाता है। अब जब ये डाकुओं के आत्मसमर्पण के लिए विशेष अभियान जेपी साहब ने चलाया था, जयप्रकाश नारायण ने, और उससे पहले विनोबा भावे ने चलाया था, तो उस वक्त एक समाज सुधारक जो मूल रूप से भूदान से, विनोबा से जुड़ा हुआ था, बाद में जेपी से भी जुड़ा रहा, वो व्यक्ति थे सुब्बा राव। सुब्बा राव एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और समर्पित कार्यकर्ता थे। तो उनका जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मैं इन दुर्दांत डाकुओं को इनका हृदय परिवर्तन कराने का प्रयास करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि ये लोग अपराध का मार्ग छोड़कर निर्माण के मार्ग पर, रचनात्मक मार्ग पर, मुख्य धारा में, ज़िंदगी की मुख्य धारा में लौट आएँ। और सुब्बा राव का अपनी एक कार्यशैली थी कि पहले वो प्रशासन से भी इस बारे में आश्वासन लेते थे कि यदि मैं उनको समर्पण के लिए प्रेरित करता हूं तो आपको भी ये वचन देना होगा कि आप उनको किसी झूठे एनकाउंटर में फंसाकर नहीं मारेंगे। उनके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो वैधानिक रूप से आप करेंगे, लेकिन अवैधानिक रूप से कोई झूठा एनकाउंटर या कुछ और झूठे आरोप, ऐसी बातें नहीं करेंगे जिनसे वो दोबारा फिर वो डकैती की जीवन शैली अपनाने पर विवश हो जाएं। बहरहाल, पहले मान सिंह पर आते हैं। मान सिंह 1939 से 1955 तक, लगभग आप अंदाज़ा लगा लीजिए 16 साल, चंबल का बिल्कुल एक छत्र साम्राज्य उसके पास था और चंबल का एकमात्र महानायक माना जाता था। और तब भी लोक गीतों में भी लोग उसकी वीरता, उसकी बहादुरी, उसकी जो गरीबों की मदद करने की बात होती थी, वो उसी को गाते थे लोग। और बड़े चाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ उसका नाम वहाँ चंबल घाटी में इन 16 सालों में लिया जाता रहा। और शुरुआत इतनी होती है, सुब्बा राव स्वयं बताते कि एक बार सिर्फ इतना ही कहते थे कि मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक बार इसकी ज़मीन पर किसी ने
कुछ लोगों ने, कुछ दबंग लोगों ने, बड़े लोगों ने कब्ज़ा कर लिया और इसने बड़ा प्रयास किया कि ये ज़मीन जो है इस पर कब्ज़ा किया है, यह कब्ज़ा खाली होना चाहिए, क्योंकि वैधानिक रूप से कानून की किताबों में, चकबंदी रजिस्ट्रों में, राजस्व के रिकॉर्ड में ज़मीन उनके नाम पर है और वो खेती करते हैं, उनका परिवार खेती करता है। लेकिन बात उनकी स्वीकार नहीं की गई और उसकी ज़मीनों पर तब कब्ज़ा कर लिया जब किसी एक छोटे से मामले में, हिंसा के उपद्रव के मामले में मान सिंह को जेल हुई। और जेल से बाहर आते ही उन्होंने जो स्थिति देखी कि ये लोग तो बिल्कुल ही शोषित वर्ग के खिलाफ सुनियोजित अभियान के तहत ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, तो इनको तो सहन नहीं किया जा सकता। तो उसने इन सबको चुनौती दी कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। लेकिन उसकी चुनौती को गंभीरता से लेने की बजाय ये हुआ कि उस पर जुल्म ढाए गए, झूठे केस बनाए गए और उसे फिर जेल में डाला गया। लेकिन जेल से जल्दी ही, क्योंकि प्रमाण ऐसे जेलों का, ऐसे दंडों का, ऐसी सज़ाओं का या ऐसे अपराधों का अक्सर नहीं मिला करता, और जब वो छूटा तो उसके मन में एक बदले की भावना आ गई कि इन लोगों को मैं अब छोड़ूंगा नहीं। और उसी बदले की भावना का ये अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि मान सिंह के अकेले के नाम पर 1112 मामले लूट के थे, दर्ज थे, और 185 मामले हत्या के उसके खिलाफ दर्ज थे। उस पर यह भी आरोप था कि एक बार उसने पुलिस के साथ भिड़ंत में पुलिस के भी एक पूरे दल को, पूरे गश्ती दल को, जिन्होंने उसका एनकाउंटर करने का प्रयास किया, उन सबको भून दिया था। तो बड़े काफ़ी ज़्यादा एक भयानक, भयावह तस्वीरें मान सिंह के बारे में आती हैं। लेकिन ये भी आता है कि मान सिंह ने कभी भी जीवन में 2-3 सिद्धांत बना रखे थे कि एक तो कभी भी किसी बच्चे की हत्या मेरे किसी डाकू या मेरे किसी गिरोह के व्यक्ति की बंदूक से नहीं होगी। दूसरा, किसी भी महिला का अपहरण कभी नहीं किया जाएगा, ये भी एक नियम था। महिला चाहे शत्रुओं की हो, चाहे वो उन लोगों की हो जिन लोगों ने आपका शोषण किया है, फिर भी महिला पर कभी भी कोई डाकू हाथ नहीं उठाएगा। और तीसरा ये था, किसी भी बेसहारा निर्धन व्यक्ति पर कभी भी आक्रमण नहीं होगा। ये 3 सिद्धांत जीवन में उसने बना रखे थे और उन्हीं के अनुसार इस सख्ती से चलता था। एक बार कहते हैं कि इसके एक साथी, जो स्वयं भी बहुत चर्चित डकैत रहा, सुल्ताना डाकू, तो उस पर भी फिल्में बनी थी। तो सुल्ताना डाकू ने कहीं एक महिला के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी कर दी, असभ्य टिप्पणी कर दी। इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सुल्ताना की इतनी पिटाई की कि सुल्ताना अपनी जान बचाकर इनका गिरोह छोड़कर भाग गया और उसने अपना अलग गिरोह बना लिया। यह बात अलग है, लेकिन ये किसी तरह से भी सहन नहीं करते थे कि किसी महिला की आबरू पर या उसके बारे में कोई भी आक्षेप, कोई भी ऐसा मामला हो, और दूसरा किसी बच्चे पर कोई भी आक्रमण हो या बच्चे का अपहरण हो, तो ये सहन नहीं होगा। ये स्पष्ट बात थी। और 1971 में एक फिल्म भी बनी थी डाकू मान सिंह के जीवन पर। उसमें दारा सिंह उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले थे। और एक विशेष बात ये कि आपको, जब तक उसका एनकाउंटर हुआ 1955 में, उससे पहले 2 साल पहले भी उसने अपना बाकायदा रैलियां की और रैलियों में भी उसने जो शोषक वर्ग था उसको चुनौतियां दी, चैलेंज दिया। और इससे पहले स्वाधीनता संग्राम के अंतिम दिनों में जब आज़ादी मिलने वाली थी, तब भी मान सिंह ने कुछ रैलियां की थी और उसमें विदेशी हुक्मरानों को उखाड़ कर फेंकने की बात भी कही गई थी। सब चर्चा में हैं बातें। लेकिन यह ज़रूर था कि उसकी किसी भी रैली में जो सुनने वालों की संख्या 2 या 3 लाख से कम नहीं होती थी। तो मित्रों, ऐसे नायक जिन परिस्थितियों में अपराध की दुनिया की ओर जाते हैं, इसका ध्यान भी हमें रखना चाहिए और रखा गया बाद में। और उसी का परिणाम ये निकला कि लगभग 400 डकैतों ने सुब्बा राव की प्रेरणा से, जेपी की प्रेरणा से आत्मसमर्पण भी किया और मान सिंह के बेटे तहसीलदार सिंह ने उस समर्पण में उल्लेखनीय मुख्य भूमिका निभाई थी। धन्यवाद।